नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ बाल विकास के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एकदम सुपर फास्ट वे में, जो 2026 के ऑल एग्जाम को टारगेट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि यद्यपि, यहाँ देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों में कुछ आयाम परस्पर व्यापन होते हैं, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। देखिए, क्वेश्चन जितना आपको आसान लग रहा है, पहले ही क्वेश्चन है भैया, और पहला ही क्वेश्चन कमर तोड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ विकास के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं और वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, पर ये कह रहा है कि कुछ विशिष्ट रूप से जो होता है स्वयं के बारे में और दूसरों के भावनाओं के विषय में बात कर रहा है ना, उनके अनुक्रम का अध्ययन की बात कर रहा है, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, कब उसे एक्चुअली क्रोध आ रहा है, कब उसका मूड कैसा है। तो ये नैतिकता से सीख नहीं सकते हम लोग, भाषा से नहीं सीख सकते, शारीरिक से नहीं सीख सकते, ये सीख सकते हैं संवेगात्मक विकास से, है ना, ये समझ सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट से। तो जवाब कितने बच्चों का आया? अरे संवेग का मतलब ही क्या होता है? क्रोध, है ना, यहाँ पे कहना चाहिए लव, प्यार, तो ये सब चीजें संवेग है आपका, है ना। तो यहाँ पे ईर्ष्या, तो ये एक्चुअली दूसरों की भावनाएं समझना है, स्वयं की भावना समझना, तो संवेगात्मक विकास आपका जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास में कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं को समन्वित होती हैं? देखिए क्वेश्चन यार बड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, पर ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो भाई ये तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। देखिए समग्र निर्माण की बात हो रही है, समग्र निर्माण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बात करें समग्र निर्माण की, तो यहाँ पे एकीकरण आ जाता है। क्या आ जाता है? एकीकरण। देखिए पूरा समझा देता हूँ आपको। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक्चुअली माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाता है ना, और एक्चुअली मृत्यु पर्यंत रुकता है, मृत्यु के बाद रुकता है, उसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ समग्र निर्माण की बात कर रहा है, समग्र मतलब यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहा है, जो एकीकरण के सिद्धांत की ओर हमें इशारा कर रहा है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि आप पहले बच्चा जो छोटा होता है तो पूरा हाथ को हिलाना सीखता है, उंगलियां नहीं हिलाना सीखता है पहले, है ना, पूरा हाथ हिलाना सीखता है। देन वो क्या करता है, अपनी कलाई को कंट्रोल में लेके आता है, फिर फिंगर्स को कंट्रोल में लेके आता है, फिर एक एक फिंगर को कंट्रोल में लेके आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चा फुटबॉल पहले पकड़ना सीखता है, ग्लास पकड़ना सीखता है, उसके बाद टी स्पून, पेन, पेंसिल ये पकड़ना सीखता है ना। तो ये एक्चुअली इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, है ना। पहले एक पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पूरे पार्ट को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? भैया शीर्षगामी सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। कैसा होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब जैसे बच्चा जब माता के गर्भ से निकलने के पश्चात क्या होता है, सबसे पहले उसका ना यहाँ पे ब्रेन डेवलप होता है। देन उसका क्या होता है, यहाँ पे गर्दन उसकी स्ट्रांग होती है। कई बार देखा गर्दन में बैलेंस नहीं होता, धीरे धीरे गर्दन में बैलेंस आता है, फिर धीरे से उसकी कमर में बैलेंस आता है, बच्चा उठकर बैठना स्टार्ट करता है, फिर धीरे से उसके घुटनों में जान आती है, फिर वो हम्मा हम्मा चलता है, फिर उसके पश्चात उसके पैरों में जान आती है। तो धीरे धीरे क्या जान, अर्थात क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, मतलब डेवलपमेंट कह रहा हूँ, जान का मतलब आप ये मत समझिएगा, ये बोलने के तरीके बस हैं। तो देखिए यहाँ एक्चुअली पैर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं जब बच्चा खड़ा होकर चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसे कहते हैं कि बच्चों का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है। अब हम आते हैं नीचे, अधोगामी सिद्धांत या समीप दूराभिमुख का सिद्धांत। ये कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है एक्चुअली ये कहाँ होता है, मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मध्य भाग अर्थात रीढ़ की हड्डी, है ना, जो रीढ़ की हड्डी मध्य भाग है आपका, तो बच्चों की रीढ़ की हड्डी पहले डेवलप होगी, देन यहाँ पे ये गर्दन की तरफ डेवलपमेंट जाएगा, उसके बाद हाथों की तरफ जाएगा, उसके तरफ पैर की तरफ जाएगा, मतलब मध्य भाग से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप कहते हैं यहाँ पे अधोगामी का सिद्धांत, यहाँ पे समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से 1 नंबर तो मिल ही गए होंगे। कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सर 1 नंबर मिल गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आप लोग यहाँ पे झंडे गाड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? देखिए घटक ऐसा चुनना है जो सामाजिक सांस्कृतिक भी हो और विकास को प्रभावित भी करता हो। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले तो बहुत सारे घटक होते हैं। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक में क्या होता है, अनुवांशिक बनावट नहीं आती, जैविक प्रवृत्तियां नहीं आती, तंत्रिका संबंधी विकार नहीं आते। ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये सोशल फैक्टर नहीं है ना। तो यहाँ स्कूल का जो माहौल होता है, घर का माहौल होता है, खेल का मैदान जो होता है, एक्चुअली ये चीजें आ जाएगी, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें वह खालिस्तान की आवश्यकताएं होगी। देखिए एक्चुअली 7 से 11 वर्ष की जो एज होती है बच्चों की, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है, ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, उसके आधार पे आप बात करेंगे। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उसकी अवस्था नंबर 3 है। ये अवस्था नंबर 3 है, 4 अवस्थाओं में बात करते हैं, उसकी अवस्था नंबर 3 है। हर एक की परिकल्पना निर्मात्मक तर्क जो होता है अवस्था नंबर 4 में करता है, जिसे वो कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पलटावी का जो गुण आता है प्रतिवर्ती चिंतन, वो इसी एज में आ जाता है 7 से 11 वर्ष में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पलटावी क्या होता है, देखिए जब हम बात करें पलटावी की, है ना, यहाँ पे तो ये प्रकार का रिवर्सिबिलिटी होती है, जैसे कि बर्फ से ही पानी होता है, पानी से ही बर्फ होता है, ये चीजें समझ में आ जाती है ना, कि पानी से ही बर्फ बन रहा है, बर्फ से ही पानी बन रहा है, इसे पलटावी कहते हैं। उसी रास्ते से आपको स्कूल जाना है, उसी से घर वापस आना, ये बातें समझ में आ जाती है आपको, तो उसे पलटावी या प्रतिवर्ती चिंतन कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय अनुसरण जैसा कुछ होता नहीं। वस्तु स्थायित्व जो होता है ये एक्चुअल जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज में होता है ना, जिसे आप कहते हैं यहाँ पे पहली अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। आयु की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु इसकी होती है। और वस्तु स्थायित्व क्या होता है इसकी बात करें तो, जैसे बच्चों की आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी वो वस्तु नहीं है, तब भी बच्चा उस वस्तु को पहचानता है, उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कुछ खिलौने थे, है ना, उनमें से एक खिलौने के लिए बच्चा रो रहा है, आप दूसरा खिलौना देंगे बच्चा फेंक देगा, दूसरा खिलौना देंगे बच्चा फेंक देगा, और दूसरा देंगे फेंक देगा, पर वो खिलौना जो चाहिए वो दोगे ना, रख लेगा वो, तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। बच्चों को खिलौना दिख नहीं रहा है बट उसे पहचानता है, इसलिए दूसरे खिलौने फेंक दे रहा है, जैसे ही वाला खिलौना मिलेगा वो खुश हो जाएगा। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, अगर हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया यहाँ पे आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। और जो बच्चे नोट्स चाहते हैं, वीडियो लेक्चर वाला कंप्लीट कोर्स चाहते हैं सीडीपी के लिए, ऑल एग्जाम 2026, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, तो उसके लिए ओनली 99 रुपीज़ का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू पर। एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, प्रीवियस चाहिए, सब कुछ भरा हुआ है, मॉक टेस्ट चाहिए, तो एनसीईआरटी नोट्स या जो भी आपको लगाना है एजुकेशन फॉर यू पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या एजुकेशन फॉर यू लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, जो चैनल का नाम है। ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे आमूल समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। आप ये बताइए, आमूल संक्रियात्मक को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो 5वां नंबर का प्रश्न है, देखिए जैसे ही इन्होंने कहा आमूल समस्याओं को, आमूर्त समस्या जैसी आती है ना भैया, ये अवस्था नंबर 4 हो जाती है, जिसे आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका आंसर ही वहीं छुपा हुआ है, ये बता दूं मैं आपको। इसे ना आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं। और इसकी एज क्या होती है, इसकी एज होती है 11 वर्ष से 16 वर्ष तक आप मान सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी होती है ये इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसकी एज की बात करेंगे 2 से 7 वर्ष की होती है। इसकी एज की बात करेंगे 7 से 11 वर्ष होती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूँ पर समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअल आपको बातें समझ में आ सके। नूरी इस तर्क से हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नूरी कह रही है कि कुछ दायित्व हमारे होते हैं और उन दायित्वों के लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आपको सेम सेम फीलिंग आ रही होगी ना। नियमों का ये पालन करना चाहिए कह रहे हैं, इस आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है, आप ये बताइए, नैतिक तार्किकता किस अवस्था में है नूरी, आपको ये बताना है। देखिए नूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्व कह रहे हैं, और कुछ अवस्थाएं की यहाँ पे नाम दिया गया है। और देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग अवस्थाओं के नाम। देखिए कैसे लिख रहे हैं ये, अभी समयिक लिख रहे हैं, है ना, अभी समयिक लिख रहे हैं, जबकि देखिए ऐसे बहुत कम नाम यहाँ पे होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आप लोग फेस करें तो इंग्लिश का नाम आप पढ़ें, जो यहाँ पे दिया नहीं है पर पेपर में दिया रहेगा। देखिए दूसरी अवस्था यहाँ पे पारंपरिक अवस्थाएं होती हैं, जिसे अभी सामयिक नैतिकता भी कहते हैं, जहाँ सही या गलत के बारे में बच्चा जो होता है समाज के आधार पर निर्णय लेता है कि भाई समाज एक्चुअली किस चीज़ को सही मानता है, इसलिए हम वही काम करेंगे, वगैरह वगैरह।
एक अध्यापक विद्यार्थी को ऐसा प्रदत्त कार्य देता है जिसमें उसके परिवार सदस्यों से चर्चा महत्वपूर्ण शामिल है। लेविगोस्की के अनुसार अध्यापिका का मत है कि संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर हम जब बात करते हैं 7वें नंबर की, ऑप्शन आ जाएगा 4 सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन है वेगोस्की के ऊपर। हमारे जो एक वेगोस्की महोदय हैं और इनका मानना भी है और इनका कहना भी है कि जो समाज होता है और समाज में जो बड़े लोगों का साथ होता है, इसके साथ जुड़कर बेहतर सीखा जा सकता है। जब आप बड़ों के सहयोग से सीखते हैं, इन सहयोग को कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, या ये लोग इसे अंतःक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे समाज के लोगों से आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, 4 लोगों से उनसे बातचीत हो रही है, उनसे एक-दूसरे से सीख रहे हैं, तो उसे अंतःक्रिया कहते हैं। तो ये एक प्रकार से टर्म्स रही है, किसकी टर्म्स रही है महोदय? वेगोस्की की टर्म्स रही है। वेगोस्की के बारे में अगर आप जानेंगे तो इनकी टर्म्स में एम के ओ भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका एक बहुत बड़ा फेमस है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग, या कई बार आपने देखा होगा पार ढांचा, ये आता है, ये सारा वेगोस्की के ऊपर है ना, तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्यान करूंगा नहीं। जब आप वो कोर्स को देखेंगे तो पूरी थ्योरी उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। लेव विगोस्की के विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका निम्न में से क्या करना चाहिए? देखिए कोई बच्चा अगर टीचर लेव विगोस्की के विचारों से सहमत रहेगा तो डेफिनेटली बच्चों को वो यहाँ पे चर्चा, वैचारिक चर्चा, समूह, ग्रुप एक्टिविटीज, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है ना, सहयोगात्मक अधिगम, इनसे सिखाएगा बच्चों को, याद रखिएगा। देखिए इस संकेत और इशारे देने के लिए वो कहते हैं, ये संकेत और इशारे को ही पाठ या ढांचा कहते हैं, इससे बचना गलत है। विगोस्की कभी नहीं कहते कि इससे बचो। विद्यार्थी को हतोत्साहित करने के लिए कभी नहीं कहते, वो नेगेटिव वर्ड से ही है। और परिवेश को अलग देखा जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन तीसरा सही आएगा मित्रों यहाँ पे, कि बीच बीच में चर्चा करना है, वैचारिक बहस करना है, ताकि एक कोऑपरेटिव लर्निंग हो सके, एक सामाजिक अंतःक्रिया हो सके, और उसके माध्यम से बच्चा आपका जो है वो बेहतर चीजें सीख सके, बेहतर तरीके से चीजों को लर्न कर सके। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और आ रही है तो भैया एक लाइक कर दीजिएगा। लेव विगोस्की का मत था कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं खालिस्तान के द्वारा सम्मिलित होती है। भाई किसके द्वारा सम्मिलित होती है आप ये बताइए। अगर हम बात करेंगे, विगोस्की का मानना था कि जो मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे कि उनके कुछ टूल्स थे उनके, है ना, वो दंड की बात करते नहीं थे, कंठस्थ करना यानी रट्टाफिकेशन की बात वो करते नहीं है, वो अनुकूलन की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे हमारा टूल्स पाड़ है, ढांचा है, या हमारा टूल्स एम के ओ है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है। ये कहते थे हमारा टूल्स यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, एसआई सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया जिसे कहते हैं। ये कहते हैं हमारा टूल्स जेपीडी है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये इनके टूल्स हैं, ये इनके क्या है? टूल्स है। और ये टूल्स को ही मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा है इन्होंने, और इन उपकरणों के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है? एक्चुअल लर्न कर रहा है, सीख रहा है। आगे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा, इरादे को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, वह किस प्रकार की उच्च बुद्धि रखते हैं? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ज्यादा आता है। देखिए गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया जिसे आप कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने आपको पहले 8 प्रकार की, पहले 7, फिर 8, और अभी 9 और भी प्रकार इन्होंने निकाल दिए हैं। पर मेनली जो एग्जाम के लिए होती है वो 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने बात की है, और उसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि खुद के बारे में समझना और दूसरों के बारे में समझने के लिए 2 बुद्धियां इन्होंने बताई है। हमारा क्वेश्चन जो है वो दूसरों की भावनाओं के ऊपर है, दूसरों की समझने के ऊपर है। तो इसे आप ना यहाँ अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कह सकते हैं। ये हर बार कंफ्यूज करता है, क्यों करता है? क्योंकि यार कई बार ना हिंदी में ही गलत लिख देता है खुद एग्जाम वाला, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इंटरपर्सनल याद रखिएगा, इंटरपर्सनल, है ना। एक इंट्रा पर्सनल होती है, इंग्लिश में याद रखना है हमको। इंटरपर्सनल क्या लिख के आएगा वहां पे? इंटरपर्सनल। हिंदी का तो याद ही मत रखो, गलत करता है हर बार हिंदी में इंटर। और यहाँ पे अगर इंग्लिश का वो खुद के लिए बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या होता है भैया? खुद के लिए, ये आपको खुद को समझना है। और ये किसके लिए है? ये जो है इंटरपर्सनल जो है अदर के लिए। जैसे अदर का ये ट्रिक है, तो दूसरों की भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 के साथ चाहिए आप लोग, ठीक है। हालांकि वहां भी अंतरा व्यक्तित्व लिखा है, उसके नीचे भी अंतरा व्यक्तित्व लिख दिया उन्होंने, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है ये, पर मैंने आपको इसलिए हिंदी में इंग्लिश में बताया मैंने कि क्या होगा ये, ठीक है। बाकी बोला मैंने सही हूँ, लिखा जरूर गलत है, अंतः व्यक्तित्व बोला हूँ मैंने, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कमेंट करने से पहले थोड़ा सा विचार करिएगा। लेव विगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा
और संज्ञान के बीच में सही रूप दर्शा रहा है। देखिए कोई भी एग्जाम हो जिसमें भाषा और संज्ञान का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये आपको भी पता होगा। देखिए भाषा क्या होती है, आपको पता है लैंग्वेजेस हैं, और संज्ञान क्या होता है, संज्ञान आपकी समझ होती है, आपका व्यवहार होता है, आपके समझने का तरीका हो सकता है। तो ये जवाब सही आएगा, बच्चों में निज वाक जो होता है ना, और मौखिक सोच में एक आंतरिक स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। देखिए एक्चुअली आपका संज्ञान किस तरह की, आपकी समझ किस तरह की है, उस तरह की ही आप भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे क्या है दर्शाई जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लड़का हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में अच्छी होती है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, लड़कियां भी विज्ञान में अच्छी होती हैं। अभी आपने देखा था जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो एक लड़की ही थी, एक कुरैशी है ना, कुरैशी जी थी जिन्होंने काफ़ी दिलेरी से लड़ा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ये जेंडर रूढ़िबद्धता होती है। देखिए क्या होता है जब आप किसी एक लिंग के आधार पे बात करते हैं कि ये लिंग ऐसा करेगा, वो लिंग वैसा करेगा, जैसे कि लड़का ये और लड़कियों को लिंग के आधार पे आप बांट रहे हैं, ठीक है, लिंग के आधार पे बांट रहे हैं ना आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता है ना, और ये समाज निर्मित करता है। कौन निर्मित करता है? ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये जन्म से निर्धारित नहीं हुई, ये समाज निर्मित करता है। ये समाज के कुछ लोग होते हैं, समाज के कुछ लोग होते हैं जो इन नियमों को मान्यता देते हैं, और वो उनको मानता भी है ना, और सब लोग मानने लग जाते हैं क्योंकि विरोध करने का साहस किसी के पास है नहीं, तो सब लोग मानने लग जाते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधताएं क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ पे गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के एक शिक्षण को इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बाहिर वेशन की बात हुई है, अनदेखा करने की बात हुई है, रूढ़िबद्ध धारणाओं की बात हुई, गलत ऑप्शन है। आज हमें सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ये मानना चाहिए कि क्वालिटी है वो फॉर द एजुकेशन पर्पस, है ना। अवधारणाओं को हमें ऐसे शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे टीचिंग पर्पस के लिए हमें इसको यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चल लेते हैं। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सन्मुख करने के लिए अध्यापक को क्या शामिल करना चाहिए, आप ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि समालोचनात्मक चिंतन कब डेवलप होती है, जब आप बच्चों से कोई रटा हुआ प्रश्न नहीं पूछेंगे, है ना, मतलब कुछ ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसमें बच्चे ने याद ना किया हो। जैसे पूछा जाए कि भाई प्रदूषण होगा तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, बिजली नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसमें कोई रटा हुआ आंसर नहीं देगा बच्चा ना। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, और कैसे होना चाहिए, अबसारी होनी चाहिए, अबसारी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अबसारी का मतलब ही यही होता है एक से अधिक उत्तर। जैसे कि हम पूछें कोई दो ऐसी संख्या बताइए जिसको प्लस करने में यहाँ पे 85 आ जाए, तो भैया यहाँ से सैकड़ों संख्या यहाँ पे बच्चा बता देगा कि सर इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो सारे आंसर्स आपके 85 लेकर आ जाएंगे, है ना। एक से अधिक आंसर्स हैं और सारे सही हैं, तो वो अपसारी चिंतन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक समस्या में एक से अधिक प्रकार से चिंतन हो रहा है, एक से अधिक सॉल्यूशन है, तो वो अपसारी चिंतन होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जैसे 85 की बात हुई थी, तो जैसे आप यहाँ पे कई एग्जांपल दे सकते हैं। 50 प्लस अगर आप देखें 35 दे दीजिए, कोई बच्चा दे रहा है, कोई बच्चा 40 प्लस दे देगा, है ना। तो इस तरीके से कई एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रचनात्मक आकलन के लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा दमदार है, ये भी रचनात्मक आकलन के विषय में क्वेश्चन आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में ना। तो यहाँ नियमित रूप से विद्यालय में सहयोग के साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मानकीकृत नहीं होता भैया, है ना। ये याद रखने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यालय में सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। समता होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सामान्यता नहीं ला सकते आप, सामान्यता नहीं ला सकते हैं। ध्यान रखिए क्यों नहीं ला सकते, मैं आपको बताना चाहूँगा। आज समानता हम इसलिए नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि मान लेते हैं हमारी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड बच्चा है ना। तो ब्लाइंड बच्चे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ना वैसी सुविधाएं देनी पड़ेगी जैसी सुविधा उसको चाहिए, है ना। अब एक प्रतिभाशाली बच्चे को वो सुविधा नहीं चाहिए जो एक वीक बच्चे को चाहिए, तो आप समानता तो नहीं लाएंगे, है ना। वो समानता एक अलग चीज हो जाती है कि आप बच्चों को एक तरह से देख रहे हैं, वो भी एक गलत चीज हो जाती है क्योंकि एक तरीके से बच्चों को नहीं देख सकते हम। अरे भाई ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मंद बुद्धि का है तो इसको इसके अकॉर्डिंग हमें सिखाना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। अगर आपको सारे बच्चों को एक साथ सिखाने निकलोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, है ना। तो कई बार समावेशी शिक्षा में बताया गया है कि बच्चे को अकॉर्डिंग हमें काम करना है ना, नॉट कि बच्चा हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, ध्यान रखिएगा।
गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? देखिए गति समन्वय वैफल्य क्या होता है? पहले ये समझिए आप। एक्चुअल देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा अपने शारीरिक अंगों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता या कोऑर्डिनेशन नहीं होता, संतुलन नहीं होता है उसमें, है ना? उसे आप लोग कहते हैं गति समन्वय वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने उत्तर तो बोल के ही बता दिया आपको, तो ज़्यादा यहाँ पे कहना नहीं, पर ये गति समन्वय को कई बार डिस्प्रैक्सिया लिख कर आएगा, वहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, गति समन्वय को क्या लिख कर आएगा? डिस्प्रैक्सिया। हाँ, और एक प्रकार की ये डिसेबिलिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान का प्रतिनिधित्व विविध प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए बोले ना विविध प्रकार से करना चाहिए। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को शामिल करना है, परंतु भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चों को शामिल नहीं करना है बोल रहे हैं। तो ये देखिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बड़े ट्रेंडिंग रहेंगे अभी 2026, 27, 28, 29, 30 तक ये ना बड़े ट्रेंडिंग चलने वाले हैं क्वेश्चन। तो इनको सीख लो, काम आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या होता है, दो कथन दिए हुए होते हैं आपको, कथन ए और उसका तर्क दिया हुआ था आर। आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ता है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं, उसके बाद की कहानी बाद में होती है। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होती है कि क्या हमारे दोनों कथन सही हैं या नहीं है। अगर एक कथन गलत है, एक सही है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे फिर हम लोग चर्चाएं नहीं करते हैं। पर अगर ऐसा हुआ कि दोनों कथन सही हैं, तो अब फिर हमें ये ढूंढना पड़ता है कि क्या इस कथन में कही गई बात इस कथन में उसका तर्क दे रहा है, क्यों सही है ये बता रहा है। तो डेफिनेटली अगर बता रहा है तो आप यस कर देंगे, नहीं बता रहा तो आप नो कर देंगे, ये है इसका तरीका। तो अगर हम बात करें 18वें नंबर के क्वेश्चन की, ऑप्शन तीसरा इसके लिए सही था मित्रों। पहला तो सही है कि आप सभी विद्यार्थियों को अगर सिखाना चाहते हैं तो आपको भिन्न-भिन्न प्रकार से सिखाना होगा, क्योंकि कई बच्चे अलग-अलग तरीके से सीखते हैं। कई व्याख्या से सीख रहे हैं, कई लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं, तो कई लोग ऑडियो वीडियो देखकर सीख रहे हैं, कई लोग एक्टिविटीज़ सीखते हैं। इसलिए आपको हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बच्चों के साथ। समावेशन की अवधारणा में कह रहे हैं कि अक्षमता वाले बच्चों को हम शामिल कर लेंगे, पर भावनात्मक कठिनाई वाले बच्चों को हम शामिल नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। समावेशी शिक्षा जब से आई है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जब से आया है एजुकेशन में, तब से इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हर बच्चे को आपको शामिल करना है, चाहे उसके अंदर कोई योग्यता हो या ना हो। आपके लिए बच्चा यूनिक है और उसे आपको शामिल करना है, पार्टिसिपेट करवाना है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत है, कभी भी किसी बच्चे को आप बाहर करने की बात नहीं करेंगे, चाहे बच्चा जैसा भी हो, है ना? उसमें लाख कमी क्यों ना हो, हम बच्चों को शामिल करेंगे, कक्षा में जाने से नहीं रोकेंगे। आज तो ये भी हो गया है कि बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं है, माता-पिता का नाम नहीं, तब भी वो एजुकेशन ले सकता है भैया, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। यद्यपि ऑटिज़्म की एक स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न-भिन्न होती है ना? ऑटिज़्म की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। ऑटिज़्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, एक्चुअली वो किस चीज़ में अच्छे होते हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ऑटिज़्म जो होता है, ये एक शालीनता वाला विकार होता है ना? इसको एएसडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एएसडी। एएसडी भी कहते हैं ऑटिज़्म को। और ये एक विकासात्मक विकलांगता आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे के मस्तिष्क में थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा-सा अलग हो जाता है अन्य बच्चों की अपेक्षा में। दैट इज़ व्हाई वो क्या करता है, थोड़ी-सी बातचीत करने में पीछे हो जाता है, आई कॉन्टैक्ट करने में पीछे हो जाता है, नए लोगों से जुड़ना, घुलना-मिलना, ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती उसको, याद रखिएगा। पर इसके साथ-साथ क्या होता है, तो कमी हो गई, पर ये तो अच्छा ही पूछ रहा है। तो कमी तो हो गई है, पर जो अच्छी बात होती है वो ये है कि तथ्यात्मक जानकारी को बनाए रखने में अच्छे होते हैं। कोई ऐसा तथ्य की जानकारी देंगे ना, वो याद कर लेगा पूरी जानकारी, पता है, और भूलेगा नहीं वो। बच्चे की क्वालिटी होती है इसमें। तो ये विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में ये क्वालिटी इसके लिए है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सृजनात्मक बच्चों की पहचान विशेषता यह है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जवाब आप देंगे क्या है इसमें। देखिए जो क्रिएटिव बच्चा होता है, हाँ, जो सृजनात्मक वाला बच्चा होता है, जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, है ना? वो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होते कि शिक्षक जब बोलेगा जब भी हम इस चीज़ को नहीं, वो समस्या का समाधान ढूँढने लग जाते हैं कि यार ये समस्या ऐसी है तो चलो समाधान ढूँढते हैं ये। बच्चों में सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम खालिस्तान की ओर होना चाहिए। आप ये बताइए, सही क्रम खालिस्तान की ओर होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये बताना है, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों के द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति पर बल देना चाहती है, तो यह उद्देश्य निम्नलिखित में से प्रभावशाली नहीं होगा। अगर हम प्रभावशालीता की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो कौन-सा नहीं होगा? देखिए एक अध्यापिका जो है, ये समझ और स्मृति पे बल देना चाह रही है, तो कौन-सा काम अच्छा नहीं होगा? अरे ये ही होगा कि अप्रासंगिक जानकारी को आप प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित कर दें। भाई यहाँ आप समझा रहे हो 2 और 2 प्लस 2 और 2 4 होता है और बीच में आपने ला ली यहाँ पे थ्योरम और इसी के साथ थ्योरम घुसा दिया आपने, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर। अरे भाई इसका क्या लेना देना अभी? ये जब आएगा जब पढ़ाना ना आप। तो ये अप्रासंगिक हो गया यहाँ पे। ये प्रसंग चल रहा था प्लस का और आपने पढ़ा दी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अप्रासंगिक हो गया भैया ये। तो बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे में बच्चा समझेगा नहीं, याद नहीं करेगा और उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। आगे देखिए फिर से कथन वाला क्वेश्चन आया, आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे सॉल्व करके आप बताएंगे कि हाँ सर हमें बनने लगा है। ये कह रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थी को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में, सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस नो? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए अधिसंज्ञान क्या होता है पहले तो ये समझ लो, उसके बाद सही विकल्प का चयन करना। अधिसंज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अपने विचारों में भी विचार करना, अपने प्लान्स में भी विचार करना, वो होता है मेटाकॉग्निशन। अगर मेटाकॉग्निशन को हम ऐसा समझें कि यहाँ पे सपोज करिए आपने कोई काम किया, वो काम सही हो गया या गलत हुआ, जो भी हुआ, आप फिर से सोच रहे हो कि यार काम इतना सही कैसे हो गया, है ना? आप सोच रहे हैं कि फेल कैसे हो गया इस काम पे मैं। आप थिंकिंग कर रहे हो उसके ऊपर, रीथिंकिंग कह सकते हैं इसे। और यही मेटाकॉग्निशन है। यही क्या है? मेटाकॉग्निशन। ध्यान रखिएगा, मेटाकॉग्निशन अपने स्वयं के सोचने या सीखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। सोच विचार में भी विचार है, रीथिंकिंग आप कह सकते हैं इसे, है ना? अगले प्रश्न में देखते हैं ये यहाँ पे। तो दोनों कथन के उत्तर तो शायद मैंने दिए ही नहीं है आपको और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो ये दोनों सही है भैया, है ना? यहाँ बात हो रही है कि अपने चिंतन की प्रक्रिया में बच्चों को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। आप बच्चों को एक्चुअली मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कह रहा है मेटाकॉग्निशन के बारे में। तो मेटाकॉग्निशन तो यही होता है, विचार में विचार करना। तो डेफिनेटली कारण है, अभिकथन का कारण है। कारण हमेशा किसी भी समस्या से एक अधिक समाधान सोचता है। सॉरी, करण है, कारण नहीं, करण। हमेशा किसी भी एक समस्या से एक से अधिक समान सोचता है और अक्सर नवविचारी समाधान को सुझाता भी है। तो यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? देखिए जब आप एक से अधिक समस्याओं का समाधान सोचेंगे, अभी पूर्व में मैंने बताया आपको, तो आपके पास एक अपसारी सोच होगी। ध्यान रखिएगा, अपसारी सोच होगी। अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम प्रभावशाली है और अर्थपूर्ण है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए जो लर्निंग हो रही है एक्चुअली वो इफेक्टिव है, बच्चा उससे लर्न कर रहा है, सीख रहा है, इससे क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर जीवन के बीच में संबंध स्थापित करना है। याद रखिएगा, ये है प्रभावशाली अधिगम। अभी दूसरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ही ना करें, जो सीखा है आपने उसका जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना करें, बिल्कुल बेकार ऑप्शन। अवधारणा को इस तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे विभिन्न अवधारणाओं के संबंध स्थापित ना हो सके, ये गलत बात है। संबंध स्थापित होना चाहिए अवधारणाओं के। बार बार दोहराव कर रहे हैं, मतलब रट्टाफिकेशन हो रहा है, बार बार एक ही चीज पढ़ाने का प्रयास हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यार, गलत है ये। कक्षा के परिवेश में शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का क्या उत्तर आप लोग के निकलता है? तो जवाब यहाँ ए निकलता है मेरे हिसाब से, जिज्ञासा। क्या निकलता है भैया? जिज्ञासा निकलता है, याद रखिएगा। कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का आकलन विधियों का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके, तो वो जिज्ञासा होता है। क्या होता है? जिज्ञासा होता है, ध्यान रखिएगा। जिज्ञासा इसके लिए सही जवाब है। क्या जवाब सही है भैया? जिज्ञासा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा अपनाया गया ये तरीका सही नहीं है? आप ये बताइए कौन सा तरीका सही नहीं है, आपको ये बताना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का प्रश्न है। आप हमें बताएंगे क्या राइट आंसर आ रहा है 27 नंबर का। देखिए ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों से चर्चा किए बिना ही उत्तर बता देगा। ये बात सही है। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसको एक्चुअली ये बताना चाहिए कि कैसे गलती हुई है, कहाँ से गलती हुई है, और उसके बाद समझाना चाहिए या गलती उसे सुधारने का मौका देना चाहिए आपको, है ना? तो ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है कि चर्चा किए बिना। आप बच्चे से बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपने फट से सही आंसर लिख दिया उसकी कॉपी में कि भैया ये सही है। अरे बच्चे को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं सीखेगा। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में खालिस्तान और खालिस्तान को प्रोत्साहित करना चाहिए। 28 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान और खालिस्तान को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप ये बताइए किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यहाँ योग्यता में वर्धित मत और महारत
अभिमुखी लक्ष्य जो होता है, देखिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य भी ठीक ठाक रहता है पर उसके लिए नहीं, ठीक है, उसके लिए नहीं। प्रदर्शन अर्थात देखिए आप यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं, ग्रेड अंक आदि चीज के लिए काम कर रहे हैं। महारत मतलब उस चीज को सीखने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसकी एक्सपर्टीज लेकर आना चाहते हैं आप अपने अंदर, है ना। तो योग्यता का वर्धिक मत होता है कि आप अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसे उस चीज की आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें हो जाती है। तो ये प्रदर्शन वाला काम नहीं करना कि भैया हमको समझ में आए या ना आए, हम लोग केवल ग्रेड अंक या डिवीजन के लिए काम कर रहे हैं। इट इज नॉट राइट गाइस। ऑप्शन बी के साथ जाइए आप। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। देखिए भावना और संज्ञान, अब देखिए क्या होता है, जैसे आप बहुत गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं तो आपका व्यवहार अलग ही होगा, व्यवहार संज्ञान हो गया और भावनाएं क्रोध हो गया। आप बहुत खुश मिजाज है तो आपका अलग ही व्यवहार होगा भैया। तो ये क्या होता है, ये अत्यधिक दबाव से सुलझाने के को बढ़ावा नहीं, दबाव वबाव को सुलझाने को बढ़ावा नहीं देता है, ये हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, डेफिनेटली देती है। गुस्से में रहोगे तो आप चर्चा में भाग नहीं लोगे, ये बात सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल का विकास में योगदान देता है? देखिए अच्छे तरीके से अगर आप समस्या समाधान करना चाहते हैं तो कौन सी तकनीकी आपके लिए अच्छी होगी? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप जाएंगे तो अभी सारी अच्छी नहीं होती समस्या समाधान के लिए। इसमें क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली आपने याद कर लिया, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अभी सारी होता है, एक ही उत्तर होता है इसका, है ना। तो ये आपको निष्क्रिय अनुकरण तो बिल्कुल नहीं करना। आप यहाँ पे देख रहे हैं पर कुछ सीख ही नहीं रहे, ये वाला काम हो गया निष्क्रिय से। तो बचता ऑप्शन आपके पास सिर्फ दो हैं, पहला गलत है, ठीक है, और चौथा गलत है भैया। तो पहला तो यहाँ पे, चौथा यहाँ है, पहला यहाँ है, पहला यहाँ भी है, तो ऑप्शन दूसरा ही बच रहा है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे स्मरण परोपकारी विधियां जो है तो ठीक है वो, बट की समझ बनाना बोध ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भैया विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ये प्रश्न आता है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कहना चाह रहा है कि विकास भिन्न दरों से विकसित होता है। हालांकि ये तो कथन यार सही लग रहा है कि विकास जो होता है भिन्न दरों से विकसित होता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से होता है। देखिए यार यहाँ आयोग ने इस उत्तर को तो गलत दिया था, बट मैं आपको बताना चाहूंगा आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये बात गलत है। जितना इम्पोर्टेंट रोल आनुवंशिकता का है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल इसके एनवायरनमेंट का भी है, वातावरण का भी है, ध्यान रखिएगा। तो वातावरण होना यहाँ बड़ा आवश्यक आ जाता है। तो यहाँ पे आनुवंशिक और वातावरण ही मिलकर यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट बनाते हैं, डेवलपमेंट होता है। दोनों एक किसी से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, आनुवंशिकता से या वातावरण से, ऐसा नहीं होता। दोनों की परस्पर अंतःक्रिया होती है, सोशल इंट्रैक्शन होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, सोशल नहीं, जो आपकी हेरिडिटी होती है और जो आपका एनवायरनमेंट होता है, इसमें कुछ कुछ पोर्शन होता है, कहा नहीं जा सकता कि कितना होगा। दोनों का जब गुणनफल निकल कर आता है तो उसे आप यहाँ पर डेवलपमेंट कहते हैं। हालांकि बाकी के ऑप्शन सही है, ठीक है। निरंतर तो होते ही, आपने देखा कि माता के गर्भ से प्रारंभ हो रहा है, बच्चों मृत्यु के पश्चात हो रहा है, तो ठीक है। क्रमिक होता ही होता है, पहले बच्चा शिशुअवस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर वो यहाँ पे किशोरावस्था में आता है, फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा हो गया फिर बाद में जवान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। एक एक निश्चित क्रम है उसका, है ना। ये दर अलग अलग होती है भैया, बिल्कुल होती है। जुड़वा भाई बहन दोनों 10-10 साल के हैं, पर एक भाई साहब बहुत लंबा हो गया है और एक ये मोटा और छोटा हो गया है, ठीक है। एक बुद्धि से बड़ा तेज है, एक बुद्धि से बड़ा मंद है, तो ये दरें अलग अलग होती है सबकी भैया, दरें सेम नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन करना, ये विकास के किसके अंतर्गत आएगा? देखिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ये सारी जो चीजें आती है ना आपकी, जहाँ पे आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना, क्रिटिकल अप्रोच कर रहे हैं, सही गलत का अंतर कर रहे हैं आप लोग, तो ये आपके ब्रेन से रिलेट करता है। कहाँ से करता है? ब्रेन से। और ब्रेन कहाँ होता है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्रेन आपका देखा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर का, और ये क्या कहता है आप ये बताएंगे हमें। औपचारिक स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों में कौशल, मूल्य और रीति रिवाज सीखते हैं, यस एंड नो, सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? औपचारिक स्कूलों से बोल रहा है, बहुत काम का है ये, है ना क्वेश्चन। बच्चे की सामाजिकरण सरल और रेखीय होता है। क्या कहते हो, सामाजिकरण जानते हैं आप क्या होता है? दोनों ऑप्शन समझा दूं, यस एंड नो। देखिए औपचारिक क्या होते हैं,
औपचारिक ये होता है जहाँ आप किसी स्कूल में बैठ के सीख रहे हैं, किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी ऑफिस में सीख रहे हैं, जिसका एक टर्म टाइम है, सिखाने वाला है, पाठ्य पुस्तक है, आपको पता भी है आप सीखने आए हो यहाँ पे, तो वो होता है औपचारिक स्कूल। इसका सही उदाहरण आपका स्कूल है, आपका विद्यालय है, आपका कॉलेज है, आपका ऑफिस है। ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि इसके माध्यम से बच्चा कौशल, मूल्य और रीति रिवाज सीखते नहीं भैया। रीति रिवाज तो वो घर और परिवार और समाज से सीखता है। जहाँ अनौपचारिक एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, ये कह रहे हैं समाजीकरण सरल रेखीय होता है, मतलब ऐसा होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों में ऐसा समाजीकरण हुआ था, तो 2 से 7 भी वैसे ही होगा, 7 से 11 भी वैसे ही होगा, 11 से 16 भी वैसे ही होगा और ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जबकि ये कथन भी गलत है, जबकि होता कैसा है कि समाजीकरण पहले नीचे होता है, फिर और उठता चला जाता है और उठता चला जाता है, फिर बुढ़ापे में धीरे-धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। कर्व के रूप में आप कह सकते हैं, ज़िग-ज़ैग पैटर्न में भी हो सकता है वो ऐसा किसी-किसी का। तो ये कभी सरल रेखीय और सीधी में हो ही नहीं सकता समाजीकरण, याद रखिएगा। हालाँकि कोई भी डेवलपमेंट सीधी रेखा में नहीं होता। अरे आपकी आयु बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा तो चेंजेस बढ़ते रहेंगे ना। ये संभव ही नहीं है, याद रखिएगा, ये संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़बरदस्त है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं। और नोट्स लीजिएगा यार, मज़ेदार नोट्स हैं, अनुभव का प्रमाण मिलेगा उसमें आपको। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर खोज में लगा रहता है। 34 नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 आएगा संतुलन, बैलेंस, है ना। जो आत्मसतीकरण होता है, जो समायोजन होता है, इन दोनों के बीच में ही बैलेंस बनाने के लिए वो लगा रहता है, याद रखिएगा। निरंतर उसकी खोज चलते रहती है। परिकल्पनात्मक निम्नात्मक तर्क किस चरण की एक विशेषता है, आप ये बताइए। 35 नंबर का प्रश्न है, आप हमें बताएंगे क्या जवाब आता है। क्वेश्चन दूसरा आता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये एक गुण जो है ये 11 वर्ष से ऊपर का है, जो इसी अवस्था का है और इस अवस्था में निगमनात्मक तर्क करता है। निगमनात्मक तर्क कैसे होते हैं? जैसे जो वैज्ञानिक लोग करते हैं, जो वस्तु इनके सामने है ही नहीं, कभी देखी नहीं, उसके बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं भैया, याद रखिएगा। और थोड़ा सा चलो ज़्यादा व्याख्या हो जाएगी इसलिए आगे छोड़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं? देखिए अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं क्या? ऐच्छिक क्रिया मतलब जो आप इच्छा से कर रहे हैं, अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। जैसे भूख लगना आपकी इच्छा से नहीं होता, टॉयलेट आना आपको इच्छा से नहीं होता, आंसू आना, रोना, ये आपकी इच्छा से नहीं होता। ध्यान रखिए, आपको छींक आना ये आपकी इच्छा से नहीं, ये सब अनैच्छिक है। ये ऐच्छिक कार्य की ओर जा रहे हैं आप धीरे धीरे। तो ये किस अवस्था में देखा गया है? तो ये देखा जाता है आपका संवृद्धिकामक अवस्था में। जन्म से 2 वर्ष तक ऐसा होता है। शिशु जो होता है वो अपने पर्यावरण के बीच संबंध खोजने लग जाता है। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेंज की दुविधा सुनने के बाद एक 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना था। आपने हेंज की एक स्टोरी सुनी होगी, जो नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। तो नैतिक विकास के इस सिद्धांत से बच्चा सही या गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों या चाहतों के आधार पर ले रहा है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम उस आधार पे फैसला लेंगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है भैया यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। हालांकि ये अवस्था पहले का ही है, बट इसमें क्या होता है, वस्तु और विनिमय चलता है। वस्तु विनिमय मतलब मैंने आपको आज ये दिया है तो तू कल मुझे क्या देगा, या मैंने तेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैंने तेरा पेन तोड़ दिया, बात बराबर हो गई। मैंने तुझे एक झापड़ मारा, तूने भी मुझे झापड़ मार दिया, बात बराबर हो गई। तो ये चीजें निकल कर आती है ना। गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन में क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अनुकूलन है, कभी और बात करेंगे। हालांकि ये बता दूं मैं आपको, ये लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का क्वेश्चन है। उसमें एक काल्पनिक स्टोरी है जो हिंज की है और एक काल्पनिक है। ये सिद्धांत नैतिकता का कैसे दिया था आपके कॉलबर्ग महोदय ने? इन्होंने काल्पनिक स्टोरी सुनाई बच्चों को, और कल्पना के आधार पर जो स्टोरी सुनाई, उन काल्पनिक स्टोरी से बच्चों से प्रश्न पूछे, बच्चों ने उत्तर दिया और बच्चों की नैतिकता का पता लगा लिया इन्होंने। अब ये जो कॉलबर्ग महोदय है ना, इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने क्या किया, लड़के ही लड़कों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लड़कियों को नहीं शामिल किया, है ना। मेल मेल की फीमेल को नहीं शामिल किया। दैट इज वाई इनको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया है इसमें फीमेल की नैतिकता एब्सेंस है।
क्योंकि मेल फीमेल दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है, दोनों की नैतिकता अलग होती है। दैट इज वाई आपको दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना था, तब आपको नैतिक विकास सिद्धांत देना था। इसके लिए इन्हें घोर तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेव विगोस्की के सिद्धांत में किस तरह का सिद्धांत माना गया है? अरे मैंने कितने बार आपको बता दिया। तो ये एक प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत माना गया है। कैसा माना गया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत माना गया है। लेव विगोस्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख हैं। और ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है समाज से, संस्कृति से, या जो हेल्प होती है, आधारभूत सहायता जिसे कहते हैं ना, हेल्प, उससे बच्चा सीखता है। किससे सीखता है? हेल्प से बच्चा सीखता है बेहतर। जैसे इस हेल्प को इन्होंने स्केप फोल्डिंग भी कहा है। क्या कहा है? स्केप फोल्डिंग भी कहा है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक बात और कही है, MKO के माध्यम से सीखता है। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होता है आपका, है ना, जो आपसे अधिक नॉलेज रखता है। जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका टीचर आपके लिए MKO का काम करेगा, आपके माता पिता आपके लिए MKO का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेव विगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? देखिए मैं बहुत स्पीड से भी खत्म कर सकता था, पर मैं सोच रहा हूँ ये 100 क्वेश्चन खत्म करना ही मेरा काम नहीं है। जब आप किसी एग्जाम में बैठें तो ये 100 क्वेश्चन ऐसा आपको बना कर दें कि इसमें से बहुत नंबर आपके बन जाए, ये हमारा प्रयास है। इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको एक बार में दिमाग में बात फिट भी बैठ जाए। इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको मेरे यहाँ पे ये पसंद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक करें, बिना जाइएगा मत। ये आपकी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए कि लाइक कर रहे हैं तो वो चीज़ें निकल कर आएगी। लेव विगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाओं का किसके माध्यम से सुगमता होती है? देखिए संज्ञानात्मक क्रियाएं जो होती है वो सुगम होती है भाषा के माध्यम से। लेव विगोस्की ने भाषा को बड़ा महत्व दिया है, जीन पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेव विगोस्की कहते हैं कि भाषा के माध्यम से ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद भाषा सीखी जाती है। जीन पियाजे, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। शिक्षा बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित से क्या बदलाव जरूरी है, आप ये बताइए। शिक्षा को अगर बाल केंद्रित बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये होता है दोस्तों कि कंठस्थ जो हो रहा है, जो याद करने वाला रट्टाफिकेशन बना है ना, उसको हटाओ और लर्निंग बाय डूइंग को लेकर आइए। जैसा कि एनईपी ने कहा है, हम क्रिया आधारित अधिगम कराएंगे। बच्चों को खोज के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और बनना भी चाहिए था आपको ये वाला क्वेश्चन। गार्डनर के बुद्धि के विचार में क्या आप समझते हैं? देखिए गार्डनर जो महोदय हैं जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में मुख्यतः बात की है, जिसमें भाषी बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि है, और एक अस्तित्ववादी बुद्धि आ गई है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि भी एक आई है कि अस्तित्व जानने की कोशिश करता है कि भैया क्या मेरा अस्तित्व है। तो ये कभी भी कहते हैं कि बुद्धि का एक प्रकार नहीं होता, बुद्धि एक से अधिक प्रकार की होती है, और एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक बुद्धियां होती हैं। जैसे सपोज करिए आप हैं, या सचिन जी को लेते हैं, सचिन जो महान खिलाड़ी हैं। तो सचिन जो है एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं ना। अब ऐसा मानिए कि क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये बहुत अच्छी ड्राइविंग भी करते हैं। तो देखिए एक बुद्धि तो इनके पास क्रिकेट खेलने की हो गई, एक ड्राइविंग करने की हो गई। इसके अतिरिक्त ये देखेंगे तो ये अच्छे सिंगर भी है, सपोज करिए ये सिंगर भी है, तो इनके पास एक सिंगिंग की भी बुद्धि आ गई। ये अच्छा बोल लेते हैं, ये अच्छे तरीके से बोल भी लेते हैं, अच्छे तरीके से ये लेख भी लिख लेते हैं, तो इनके पास भाषा वाली भी अच्छी बुद्धि है, तो इनके पास भाषा बुद्धि भी आ गई। तो इस प्रकार से भैया व्यक्तियों के पास एक से अधिक बुद्धियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं भैया। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की किसी समस्या में कार्य करते समय मौखिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, कह रहे हैं। निज वाक बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। हालांकि देखिए निज वाक जो है, जिसे आप प्राइवेट स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, तो ये प्राइवेट स्पीच वेगोस्की का टर्म्स है भैया। और डेफिनेटली बच्चा प्राइवेट स्पीच अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए करता है। जैसे कि कोई काम उसको करना है तो वो अपने आप से बात करेगा कि ऐसा हो जाए तो ये ठीक हो सकता है, ऐसा कर लूँ तो ठीक हो सकता है। ये हो गई प्राइवेट स्पीच। और अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रहा है ना कि ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो यही चीजें निकल कर आ रही है, दोनों सही है। ए और आर की सही व्याख्या भी हो रही है, दोनों सही भी है, और दोनों सही है। आपको मौखिकरण करना चाहिए, जिसे प्राइवेट स्पीच कहा है वेगोस्की ने। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता को कैसे प्रभावहीन बना सकता है? जो समाज कह रहा है ना कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, उसको कैसे खत्म कर सकता है एक टीचर, एक अध्यापक? देखिए खत्म करने के लिए मेरे हिसाब से ऐसा है कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य,
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप परमिशन दें। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ये करेगी, लड़के ये सब बंद कर दें। आप क्रिकेट खेलना लड़की चाहती है, वर्ल्ड कप जीती लड़कियों ने, आप क्या बचा बताओ। अरे भाई वर्ल्ड कप जीत ली 50-50 ओवर वाला, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था, अभी उसके बाद किसी ने जीता नहीं है, तो फिर आप सोचिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए समालोचनात्मक चिंतन वाला जब भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा ऐसे ऑप्शन को चुना करो जिसमें एक से अधिक आंसर है और कोई भी आंसर सटीक नहीं है, रटा हुआ नहीं है, वही वहीं पे समालोचनात्मक चिंतन छुपा हुआ रहता है। अब ये कंठस्थीकरण की बात कर रहा है, पहले रट्टा करने की बात कर ली, तो यहाँ समालोचनात्मक चिंतन तो होगा नहीं। अध्यापकों को निष्क्रिय अनुसरण की बात हो रही है, यहाँ भी नहीं होगा, तो दो तो पहले खत्म हो गए। तो पहला और दूसरा जहाँ लगा है वो तो हटा ही दो, आपका यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तीसरा चौथा, याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से भी पेपर सॉल्व करेंगे तो बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। जो संरचनावादी कक्षा होती है इसमें एक अध्यापिका किस पे जोर देती है, तो वो देती है रचनात्मक मूल्यांकन में, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये जैसे कि क्लास टेस्ट है ना, इससे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, तो ये सब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ध्यान रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी शिक्षा में विविध जरियों के निष्कासन पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की बात करेंगे। 46 का जवाब आप देंगे, क्या आएगा, भेदभाव। भेदभाव इसके लिए सही जवाब होगा। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों का निष्कासन पर बल देते हैं, तो वो भेदभाव पे बल देते हैं। किस पे बल देते हैं, भेदभाव पे बल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 47 नंबर का। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, देखिए अध्यापक का दूसरा जवाब आएगा इसमें कि भैया समावेशी भाषा जैसी हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग परिवेश से बच्चे आए हुए हैं, सबको कंफर्टेबल लगे, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। जो बच्चा दृष्टिबाधित है, अगर उसका सफल समावेशन करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार से लिखित सामग्री और मौखिक रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। अब बच्चा देख तो नहीं पा रहा है पर एक्चुअल सुन तो सकता है ना वो, तो आप सुनने के लिए तो दे सकते हैं ना उसे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो बच्चा आपका देख नहीं पा रहा है तो सुन सकता है, तो आप ऐसे काम करिए जैसे कि कोई भी लिखित चीज़ें हैं तो उसे आप ना मौखिक में लेकर आइए। किस में लेकर आइए, मौखिक में लेकर आइए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अगले प्रश्न में देखते हैं ये। ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार, जैसे एडीएचडी कहा जाता है ना, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ये, है ना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें बच्चों को आप कैसे समावेशन करेंगे कह रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल देखिए क्या होता है, जो डिसऑर्डर आया हुआ है बड़ा ही कहना चाहिए अजीब सा डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा एक जगह ध्यान नहीं लगा सकता, ध्यान लगाते ही उसका ध्यान भंग हो जाता है, कुछ और चीज़ों में चला जाता है। जब बच्चा सर वहाँ पढ़ा रहे हैं वो कुछ और सोच रहा है बैठ के, है ना। तो इस तरह के जो हालात होते हैं ये आपके प्रबंधन और संगठनात्मक प्रदत्त विकास में सहायक होते हैं, कह सकते हैं, ये बात सही है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चा अधिक समय तक एक टॉपिक में रुक सके, या यहाँ पे बच्चा चीज़ों को समझ सके कुछ इंटरेस्टिंग वे में, ये काम करना चाहिए। पठन विकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। जब लोग पठन वैफल्य की बात करते हैं तो वो लिखित सामग्रियों का बोध करने में ज़्यादा पैदा करता है। इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। अब देखिए डिसलेक्सिया में एक्चुअली बच्चा क्या करता है, ये कई बार बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, डब्ल्यू ए एस वॉज होता है, इसको एस ए डब्ल्यू शॉ पढ़ लेता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक्चुअल बच्चा देखता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी गई है। तो लिखित सामग्री का एक कहना चाहिए बोध के रूप में भी बच्चों को आप देखोगे तो वो ऐसा बिहेवियर करता है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, आप ये बताइए। 51 नंबर का प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए आपको अगर प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों को देना है, अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाना है, तो ये मानकीकृत या परीक्षा केंद्रित या व्यवहारवादी से नहीं होगा। ये कहाँ से होगा आपका, ये सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जो कक्षा होती है वहाँ ये संभव है, अदरवाइज दूसरी जगह संभव नहीं है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के लिए कौन से तरीके पे बल देता है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से आई है, ये एक्चुअल फोकस करती है आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, डिजिटल अधिगम को, वैज्ञानिक अधिगम को और लर्निंग बाय डूइंग को, ये सभी को फोकस करती है। और ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति जब 2020 आई, कब आई है? 2020 में तो आई है, पर कब आई है ना? ये जोक नहीं है, एक्चुअल डेट पूछ रहा हूँ मैं, किस डेट को आई, किस मंथ को आई, ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, अध्यापक को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों का अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका का इस्तेमाल शिक्षार्थियों के अधिक मूलभूत बनाने में किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 का आप जवाब देंगे, क्या निकल कर आ रहा है? 53 का जवाब जो आता है, क्या निकल कर आएगा, आप ही बताइए। विद्यार्थियों में स्वयं के प्रश्न करना, स्व आकलन करना, ये सम्मुख करना, ये चीजें होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे, जो एकदम सही है, जो एकदम राइट है। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल से हतोत्साहित करना चाहिए? 54 नंबर का प्रश्न है, आप हमें बताएंगे क्या राइट आंसर आ जाता है। 54 नंबर का प्रश्न जवाब ए आ जाता है यहाँ, अनुक्रिया समुच्चय। यहाँ पे क्या आ जाता है? अनुक्रिया समुच्चय आ जाता है, जो सही जवाब है अनुक्रिया समुच्चय, इसके लिए राइट आंसर है। जल स्रोत के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल, फवारा पानी का प्रमुख स्रोत है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? देखिए क्या है, रानी ने एक्चुअली ये देख लिया कि फवारे से ही जल आते हुए देखा है उन्होंने, इसलिए वो अपना अनुभव का साझा कर रही है। तो वो क्या कर रही है, अपना अनुभव बता रही है कि भैया फवारे से ही पानी आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अधिसंज्ञान कौशल का भाग नहीं है। देखिए, अधिसंज्ञान मैंने आपको कुछ पहले बताया कि मेटाकॉग्निशन होता है, जिसमें विचार में भी विचार होते हैं, आप योजना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन हो सकता है, पर निष्क्रिय अनुकरण में नहीं होता। निष्क्रिय अनुकरण में आप शामिल ही नहीं है, एक प्रकार से आप देखेंगे तो। भावना और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? भावना और संज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो ऑप्शन तीसरा आएगा, जानकारी को ग्रहण करने के लिए कौशल मनोदशा के द्वारा प्रभावित होता है, ये जवाब सही है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या सम्मत करना चाहिए? देखिए, सीखने के लिए आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, तो यहाँ आपको ये कहना चाहिए कि आपको निपुणता उन्मुख उद्देश्य रखना चाहिए कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो अच्छे से बच्चा सीखे, हमारा एक्सपर्ट बन जाए। विद्यालयों में बच्चे की सफलता निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करती है? 59 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताएंगे। यहाँ तीसरा आएगा, कठोर पाठ्यचर्या। अगर बहुत ज़्यादा कठोर पाठ्यचर्या है, मारपीट बच्चों के साथ हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें रखती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, किस अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु में विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन का संबंध बनाया जाता है? आप ये बताइए। ये कह रहे हैं अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए, दूसरा कथन तो पहले सोचने की जरूरत ही नहीं है, कंठस्थीकरण करके कोई भी अधिगम नहीं होता भैया, कोई भी अधिगम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो पहला तो गलत, दूसरा तो गलत है 100%, ये बता दूं मैं आपको। पहला देखते हैं, किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु बच्चों के प्रतिदिन प्रतिदिन के जीवन से जोड़ना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट यहाँ ऑप्शन तीसरा सही है ना? पहला तो सही है, सच है, दूसरा झूठा है, ठीक है, मतलब गलत है। विकास कैसा है भैया? विकास अगर देखेंगे तो एक आयामी कभी नहीं होता। डेवलपमेंट्स जो होते हैं मित्रों, अगर आप बात करेंगे डेवलपमेंट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आप तीसरे के ये एक बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है ना, ये कभी भी एक दिशा में नहीं होता है ना। अनुवांशिकता जो होते हैं ये पूर्ण निर्धारित नहीं होता है, कुछ भाग अनुवांशिकता के द्वारा होता है, कुछ भाग वातावरण के द्वारा होता है। तो ये कथन भी थोड़ा सा क्या है, गलत है। कैसा है? गलत है भैया, हाँ गलत है, ध्यान रखने वाली बात ये है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? देखिए, जो हमारी आंखें होती हैं, है ना, ये अनुवांशिकता से तैयार होती है और अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित भी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं? देखिए, सीखने की वो संस्थाएं, जैसे कि अल्टीमेटली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि स्कूल के बारे में पूछ रहा है, तो स्कूल जो होता है समाजीकरण का द्वितीय एजेंट होता है। प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक आपका परिवार होता है, और परिवार के लोग होते हैं। कौन होते हैं? परिवार के लोग, मतलब सदस्य जो होते हैं, जैसे माता पिता हो गए आपके, और अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए हैं, सगे संबंधी हो गए हैं, ठीक है, ये सब प्राथमिक में आ जाते हैं। ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब प्राथमिक में आते हैं। और बाकी के ये जो दूसरे हैं ये प्राथमिक में नहीं आते। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है,
कोहलबर्ग के ने नैतिक लिखा हुआ है, नैतिक विकास सिद्धांत में पारंपरिक नैतिकता में तीसरी अवस्था में क्या कहा है? देखिए, पारंपरिक अवस्था की जो तीसरी अवस्था के ऊपर बात हो रही है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, पहली बात तो याद कर लें। और ये एक प्रकार से गुड बॉय गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। जैसे समाज में आपने देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ पे अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ पे कहते हैं ना, वो लड़के ने 10वीं में अच्छा परसेंट ला लिया तो दूसरा भी उसी की तरह बनना चाह रहा है, उसके जैसे कोशिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ये कह रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने के लिए असमर्थता का कारण एक नया स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 नंबर का प्रश्न है। आपका जवाब ए आएगा, समायोजन कहलाती है। क्या आता है? समायोजन इसके लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे ने कौन सा संप्रत्यय कार्य रूपी सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? 66 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब चौथा आ जाएगा यहाँ पे, संवेदी मुद्रक इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता पर ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप का उपयोग कर रही है और सहपाठियों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन हो रहा है? 67 नंबर का प्रश्न है, जवाब दूसरा आ जाएगा, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसके ऊपर जोर दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? अगर हम लोग यहाँ पाढ़ की बात करेंगे, पाढ़ का उदाहरण नहीं है तो वो दूसरा होगा, रटना। रटना कभी भी पाढ़ का उदाहरण नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति में संरचनात्मक सिद्धांत नहीं है? देखिए, संरचनात्मक सिद्धांत के विषय में मैंने आपको पूर्व में बताया था, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, वेदन और दोहराव, मतलब बार बार एक चीज करा रहे हैं, ये संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा सामान्य बुद्धि विचार को नकारा एवं बुद्धि के अनेक विशिष्ट समाधान प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित होता है? देखिए, ये क्या है, गार्डनर महोदय ने, है ना, इन्होंने कहा था कोई बुद्धि एक दो नहीं है, बुद्धि कई हो सकती है, और ऐसा इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। एक संरचनावादी कक्ष में किसे महत्व दिया जाता है? संरचनावादी जो कक्ष होती है दोस्तों, इसमें महत्व दिया जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन को, याद रखिएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, संरचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आप लोग कह सकते हैं। vygotsky के सिद्धांत के अनुसार निज संवाद क्या है? अभी मैं कुछ देर पहले बताया था ना आपको प्राइवेट स्पीच के विषय में, तो वो क्या है? तो वो ये है, जटिल कार्य करते समय बच्चों के व्यवहारों का संचालन में सहायता देना, एक आधारभूत कहना चाहिए टेम्परेरी हेल्प बच्चों को दे रहे हैं आप लोग, ये आप कह सकते हैं। अवरोधक है नहीं, द्योतक है नहीं, तो बाकी के ऑप्शन होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है, ये क्या दर्शा रहा है? ये एक प्रकार का जेंडर भेदभाव दर्शा रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता दर्शा रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ 75 नंबर का, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान ज्यों की त्यों पुनः उत्पादित करें। बिल्कुल सही बात है, अगर आप ये अपेक्षा करेंगे जैसा सीखा है वैसा का वैसे छाप दो, तो भैया गलत तो है ही है ना। असफल हो जाएगी शिक्षा ये में, तो ये वाला कथन सही है। अधिक जानकारी को पुनः उत्पादन करने से अर्थपूर्ण नहीं, देखिए अर्थपूर्ण द्योतक नहीं हो सकता, एक ही चीज को आप बार 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 रटते रहेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन आता है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिकाएं होती हैं? एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिकाएं होती है, आप ये बताइए। जवाब तीसरा आएगा, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं इसमें, है ना। ये एक एक्टिव अध्यापक भी होता है, बच्चा भी होता है, दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, ऐसा फ्रेंडली एटमोसफियर होता है। एक कक्षा में अध्यापक भिन्न समूह के अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकता है, आप ये बताइए। देखिए, जो भिन्न समूह के लोग आए हुए हैं, अलग अलग समूह के आए हैं, सबको कंफर्टेबल करना है, तो ये कह रहा है कि अपनी उन अवधारणाओं को पूर्वाग्रह चिंतन करें जो शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हो, तो ये चीज़ें तो नहीं करना चाहिए। बच्चों के अनुभव विविधताओं को समृद्ध करके, ये तो अच्छा ऑप्शन है। इसे संस्था में समानता की मूल संस्कृति, देखिए एक संस्कृति में बल देंगे आप जो संस्था कह रही है तो बात गलत हो जाएगी। छात्रों को प्रोत्साहित करिए स्वयं की मानकीकृत पाठ्यचर्या क्या नहीं, ये भी चीज़ें गलत है कि पाठ्य पुस्तक के अनुकूल ही बन जाएं आप। तो मेरे हिसाब से यहाँ अगर देखें आप तो चौथा विकल्प की कौन सा विकल्प निकलेगा, चलो यहाँ विकल्प निकालने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि वो एक से अधिक उत्तर यहाँ सही दिए हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कक्षा में बच्चों के अनुभव विविधता को सम्मिलित करेंगे, ये तो एब्सोल्युटली राइट है, ऑप्शन नंबर 2, इसको कोई टोक नहीं सकता। संस्था की समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर,
चलो ये एक एक टाइम हो भी सकता है और एक टाइम नहीं भी हो सकता। अध्यापक भिन्न समूह वाले अधिगमकर्ताओं के समावेशी वातावरण रचना कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये भी एक प्रकार से ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाई इसके लिए आंसर सीबीएसई ने जो लिया है वो तो ऑप्शन नंबर 3 लिया है, बट इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 2 भी उसमें शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसके आधार पे हम पहला, दूसरा और तीसरा तक ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ना छोड़ के तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे जो एब्सोल्युटली राइट है। अगले प्रश्न में देखते हैं ये। रामनिक कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है और समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में क्या निर्देशात्मक आयोजन करना चाहिए, आपको ये बताना है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए मुझे क्या आएगा इसका। तीसरा विकल्प सही आएगा भैया इसका, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट का स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आएगा, रीना कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचती है, तो निम्न में से ये क्या प्रतीक होता है? 78 नंबर का प्रश्न है। 78 नंबर के प्रश्न का जवाब देंगे आप, ऑप्शन नंबर 4 आएगा अबसारी सोच। क्या आएगा? अबसारी सोच आएगा इसका सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, राजू 61 के स्थान पे शुक्ला को लिख रहा है, बी के स्थान पे डी लिख रहा है। भाई ऐसे में डिसलेक्सिया विकार होता है और डिसलेक्सिया विकार को आप पठन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन विकार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और सॉरी, लिख रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, दैट इज वाई लेखन विकल्प होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं होगा, लेखन विकार हो जाएगा, यहाँ डिसलेक्सिया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा पढ़ता तो पहला हो जाता और लिख रहा है तो चौथा हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, डिस्ग्राफिया कहते हैं उसको। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है? देखिए, समावेशी कक्षा जो होती है उसमें विशेष बच्चों को आप बहुत प्रकार से सहायता दे सकते हैं, पर सबसे अच्छी सहायता होगी सहयोग के द्वारा। जो सहयोग की आवश्यकता उसे है, उसे आप दिलाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार से समझा जाता है? तो भैया उसे अपने पर्यावरण में उत्सुकता के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों में असफलता संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों में असफलता के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था में बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा होता है, ये आप कह सकते हैं, इसलिए बच्चा असफल हो जाता है। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा विकल्प आएगा जो सही है, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला क्वेश्चन आता है, अनुपम अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाते हैं, तो वह किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र से जूझता है, आप ये बताइए। तो जवाब ए आएगा यहाँ पे, अधिगम में हस्तांतरण और विशेषात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, वे जानकारियां किस स्मृति से संगठित होती हैं? देखिए यहाँ पे कुछ जानकारियां दी हैं और कौन सी स्मृति से संबंधित होगी आपको ये बताना है। ये कह रहा है कि बाइक सवारी की प्रक्रिया, जैसे बाइक आपने एक बार चलाना सीख ली है तो भाई आप लंबे समय तक उसे सीखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धुले कपड़ों को तय करना, ये भी सीख लिया तो कभी भूलोगे ही नहीं, आप याद रखिएगा। पेड़ में चढ़ना, ये भी कभी नहीं भूलोगे। तो ये दीर्घ अवधि की स्मृति हो गई है। दीर्घ मतलब बहुत लंबे समय तक आपको याद रहने वाली है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? देखिए क्या होता है, कभी भी त्रुटियों का हम गलत ना समझें कि त्रुटियों के आधार पे हम ग्रेड या पदों को निर्धारित कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। त्रुटि सीखने सिखाने का हिस्सा होती है। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक होती है? देखिए, जो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेंगे, खुद सीखना चाहते हैं ना, वो चीजें बड़ी आनंददायक होती है आपके लिए। शिक्षक की अपने विद्यार्थी की अपेक्षाएं कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 आएगा, उसके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाल केंद्रित कक्षा में सृजन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में आप सृजन कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में प्रतिपुष्टि देकर कि भैया वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? देखिए, ये प्रस्तावित ये करती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रटन पद्धति को ये प्रस्तावित नहीं करती, बाकी सभी को करती है। अगला क्वेश्चन आता है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या दर्शाता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला विकास सिर से पैर की तरफ होता है, समझाया भी हूँ मैंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अनुवांशिक कारक क्या प्रभावित होगा? देखिए, अनुवांशिक जो कारक होता है आपका, इसके बारे में बात करेंगे तो जैविक परिपक्वताएं जो होती है वो अनुवांशिकता की ओर इशारा कर रही है। बच्चे, बहुत छोटे बच्चे निम्नलिखित में से समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या होती है? माता पिता होता है, याद रखिए। माता पिता का कार्यस्थल दिया है, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, परिवार होगा, परिवार राइट आंसर होगा, परिवार सही जवाब होगा। देखिए ऐसा घुमा देता कई बार ये,
ना 94 नंबर का, पर हमें घूमना नहीं है, हमें घूमना नहीं है। ये कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूल संक्रियात्मक के बारे में तार्किकता रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था इसके लिए सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के विचारों में संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन, पुनः व्यवस्थीकरण की सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। 95 नंबर का प्रश्न है और जवाब इसका जो सही है वो तीसरा है, संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। लेव विगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम किस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो अगर बात करेंगे इनकी तो ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा, सांस्कृतिक उपकरण सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए इसका उत्तर आप देंगे। देखिए यहाँ पे लेविगोस्की के अकॉर्डिंग आप योजना बना रहे हैं, अध्यापक विद्यार्थियों से सवाल के लिए सरलीकरण करके संकेत दे रहा है, सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बता रहा है, दी गई समस्याओं का समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके ये दे रहा है। तो वो पाड़ होता है, ढांचा होता है, जिसे आप स्केप फोल्डिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, लॉरेंस कॉलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? अगर विषय के विषय में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो ऑप्शन तीसरा आएगा, नैतिक तर्क का विकास। नैतिक तर्क का विकास इसके लिए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा? ज्ञान निर्माण इसके लिए सही जवाब होगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी में किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? तो ज्ञान के निर्माण के पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्धि के समकालीन संप्रत्यय के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह अक्सर खालिस्तान होते हैं। अक्सर खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आएगा, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित जो होते हैं उन्हें मापने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए आप, ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है ये ऑल एग्जाम को टारगेट करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझाया, बहुत सारे डिटेल में जानबूझ कर नहीं गया मैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, लगभग 2.5 घंटे के आसपास का वीडियो बन रहा था। मैं समझ गया था, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में समझा रहा था ना उस प्रकार से अगर मैं चलता तो 2 घंटे प्लस का वीडियो जाता है ये। ठीक है, तो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा स्पीड भी किया ताकि मैं सेशन को ख़त्म कर पाऊँ जल्दी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय भी ना लूँ। तो चलिए आप बताइएगा, और आगे भी अगर इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐप को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। कोई सजेशन हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी आपसे यहाँ पे एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।